दोस्तों नमस्कार। भोपाल एसआई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजेंद्र सर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जेल प्रहरी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसके लिए वर्णमाला से भी कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। हिंदी से भी 20 क्वेश्चनों के लिए पूछा जा रहा है। इसके बाद में हमने कल वर्णमाला के लिए पूरा कर लिया था। आज हम उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ कि कल बाय मिस्टेक थोड़ी सी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, कि कल जो हमने पढ़ा था, मतलब प्रीवियस जो वर्णमाला का, ऐसा लिखा होगा उसमें, वर्णमाला का भाग 3, जो भाग 3 है, उसमें जब हमने स्पष्टता के आधार पर जब देखा, तो वर्णमाला में हमने पढ़ा था कि ये जो आपके लिए वर्ग दिख रहे हैं, इतने ये दिख रहे हैं, इनमें जो है बोलने के आधार पर ये कहाँ से इनका उच्चारण हो, या जब इन वर्णों को बोला जाता है तो ये कहाँ पर स्पर्श करते हैं। तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है या गलती हो गई है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ वो गलती क्या हो गई है। चलिए, ये जो वहाँ पे लिखा है कि तुम कब, बस ये दो का वर्ग, इसे कहते हैं हम का वर्ग, ठीक है। इसे कहते हैं ता वर्ग, चा वर्ग, ये चा दिख रहा है, ये ता। तो इसमें गलती जो हुई है उसके लिए आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि ये जो लिखा है इसमें ये का कब जो लिखा है जो ऊपर चला जाएगा, मतलब ये कब यहाँ पे आ जाएगा। देखें ध्यान से, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये कब जो है यहाँ चला जाएगा, और ता है जो यहाँ पे चला जाएगा। तो मतलब ये का वर्ग जो है कंठ से बोला जाता है, और चा वर्ग जो है वो तालु से बोला जाता है। इतना आपके लिए याद रखना है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, क्या लिखने में, ये जब अपन लिखते हैं तो उस समय ये समस्या हो गई। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि ये लिखा है ना, कब तुम मुझे देने आओगे, तो इसका आपके लिए करना है तुम कब मुझे देने आओगे, ये लिखा है अभी ऐसा, ठीक है। तो आपके लिए लिखना है कब तुम मुझे देने आओगे, ठीक है। ये जो लिखा है इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये जो लिखा है ये हो जाएगा तुम कब मुझे देने आओगे, ये लिखा है, तो इसके स्थान पे आपके लिए करना है कब तुम मुझे देने आओगे, ये कर लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कब, यहाँ पे लिखेंगे तुम, ठीक है। मतलब इसका ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, ये का वर्ग जो है वो कंठ से बोला जाएगा। किससे बोला जाएगा? कंठ से। और चा वर्ग जो है वो तालव्य से या तालु से बोला जाएगा, ठीक है। और टा वर्ग जो है वो मूर्धा से बोला जाएगा। अभी हम देखेंगे मूर्धा क्या होती है, ये थोड़ा सा आप समझ लेंगे अभी। और ता वर्ग जो है इसके क्वेश्चन भी लगाएंगे, जैसे क्वेश्चन कैसे आती हैं परीक्षा में, किस प्रकार से इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसी इनमें समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती है, इस बात का हम विश्लेषण थोड़ी देर से करने वाले हैं, ठीक है। पा वर्ग जो है पा वर्ग जो है उसमें आपके लिए देखा जाए तो ये ओष्ठ से होगा, आ फोर ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठ। तो इसके लिए हम थोड़ी सी क्षमा चाहते हैं आपसे, ये गलती हो गई थी, तो इसका हमने सुधार किया है। आप लोग भी अपने यदि नोट्स बनाए हैं, जो भी किया हो आपने या पढ़े हो, तो थोड़ा सा इसमें संशोधन कर लेना। देखिए, अब वहाँ पर तो हमने समझ लिया था कि लिखा था कि कब तुम मुझे देने आओगे, लेकिन वो स्थान क्या क्या थे, ठीक है। तो थोड़ा हम समझ लेते हैं क्या लिखा था हमने, एक बार पुनः आपके लिए बताएंगे। लिखा जैसे कब तुम मुझे देने आओगे, ऐसा लिखा था हमने, आओगे। तो इसका मतलब हो गया कंठ, मतलब हम इन वर्णों को बोलेंगे तो कंठ। इसका मतलब हो गया तालव्य या तालु।
इसका मतलब हो गया माँ का मुझे, मुझे। और दा का मतलब हो गया, सॉरी, मूर्धा है, ये मूर्धा है, ठीक है। और दा का मतलब क्या है, दंत, मतलब दांत, ठीक है। तो देखें ये किस प्रकार से होते हैं वो अपन समझते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे का वर्ग की, तो देखें कंठ कहाँ पे होता है अपना, ये देखो ये लिखा है, ये होता है अपना कंठ, ठीक है। अब देखिए कंठ का मतलब होगा जब अपन कोई भी ध्वनि के लिए बोलेंगे या उसका उच्चारण करेंगे, तो उच्चारण करते समय जब वायु हमारे फेफड़ों से निकलती है ऊपर जाएगी, तो जब का वाली पंक्ति बोलेंगे का खा गा घा, तो यहाँ पे उसका घर्षण होता है कंठ पर, ठीक है। इसके लिए बाद में समझेंगे, इसे समझे थोड़ा सा। इसके पश्चात देखें फिर लिखा था कब तुम, तो ता का मतलब क्या हुआ, तालु। तो तालु हमारा रहता है हमारी जीवा के ऊपर, ये वाला भाग तालु, ठीक है। तो जब भी हम चा छा जा वाली ये लाइन के लिए इन वर्णों का उच्चारण करेंगे, इन ध्वनियों का उच्चारण करेंगे, तो सीधी फेफड़ों से निकल के वो वायु हमारे तालु के लिए स्पर्श करेगी, ठीक है। अब देखिए मूर्धा, ठीक है। मूर्धा क्या होता है, आपके लिए ये दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ, मूर्धा या मूर्धन्य, इसके लिए मूर्धन्य भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मूर्धन्य। तो देखें यहाँ पे ये जो है आपका मूर्धा है, मतलब कि आपके मुंह, जो आपका मुंह होता है, उस मुंह के जहाँ पे जीभ आपकी जीभ जो होती है, जीभा वो जहाँ पे टकराती है, उसी के लिए हम क्या कहते हैं, मूर्धा, मतलब मुंह के ऊपरी छत का भाग, ये वाला, ठीक है। चलिए अब दंत का मतलब तो आप जानते हैं, जो हम बोल खाने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं दांतों का, वही आपके क्या कहलाती हैं, दंत। और दांतों के ठीक आगे क्या होती हैं, ओष्ठ या ओंठ, ठीक है। तो इनके बारे में भी हमारे लिए थोड़ा सा जानना जरूरी थी, तो हमने देख लिया। अब देखिए नासिक के व्यंजन कुछ होते हैं, देखें ये 5 वर्ग जो आपके लिए बताए थे, कौन कौन से, का, चा, टा, ता, पा। इनका जो पंचमाक्षर होता है, इनका जो पंचमाक्षर होता है, का पंचमाक्षर होता है अंगा खाली, चा का होता है वा, ता का होता है ना, ता था दादा ना, सॉरी टा का, और ता का होता है ना, और पा का होता है मा। ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। अब जैसे परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि नासिक के व्यंजन पहचानिए, मतलब इनका उपयोग हम जब भी बोलेंगे इनके लिए, तो नाक के माध्यम से ही वायु को निकाल सकते हैं, हवा को निकालेंगे, ठीक है ना। कि का, चा, टा, ता, पा। तो का हो गया अंगा खाली, चा का हो गया वहाँ, टा का हो गया ना, ता का हो गया ना, और पा का हो गया मा। ये 5 पंचमाक्षर होती हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो हैं आपके दंत मूल, मतलब ये दंत मूल दांतों की, जब इनका जब आप उच्चारण करेंगे, ये वाले जो हैं आपके दंत मूल, इनका जब भी आप उच्चारण करेंगे, जब भी उच्चारण करेंगे, दांतों के निचले वाले भाग में आपके लिए देखने को मिलेगा। दांत मूल का मतलब क्या होता है, जड़, ठीक है। मूल का मतलब क्या होता है, जड़, ठीक है। तो रा के लिए जब बोलेंगे आप, ला के लिए जब भी बोलेंगे, तो यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आ पा रहा है, तो आप इनके लिए क्या करें, बोल के देखें। और जब भी आप इनके लिए बोलोगे, तो आपके लिए पता चलेगा कि ये जो वर्ण हैं, जो व्यंजन हैं, इनके बोलने में हमारे लिए हमारे जीवा का स्पर्श कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद में है दंत और प्लस ओष्ठ, इस पर ध्यान दें। केवल वा, मतलब वा वर्ण का जो है एकमात्र ऐसा वर्ण है जो दंत ओष्ठ से बोला जाता है, ठीक है। तो इसके बाद में ओष्ठ, ऊ और पा वर्ग पूरा अपन ने वहाँ भी देखा था, कब देनी आओगी, तो उसमें भी ये आता है। तो ये लिखा है पा वर्ग, लिखा है यहाँ पे ये लिखा है पा वर्ग। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ आप बोल के देखें, बोल के देखेंगे तो उसी के साथ में आपके लिए इस बात का अंदाज़ा लगेगा कि पा वर्ग और छोटा ऊ और बड़ा ऊ
का जब भी आप उच्चारण करेंगे या उनके लिए बोलेंगे तो ओष्ठ आपके दोनों आपस में मिलेंगे। ये बात आपके लिए समझना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ओष्ठ प्लस कंठ। तो देखें ये है आपकी ओष्ठ और ये है आपका कंठ। ये कंठ में आपने एक नाम सुना होगा नीलकंठ, सुना है? तो कैसा है उनका कंठ? नीलकंठ, मतलब भगवान शंकर का जो कंठ है वो कहाँ पे है देखना उनके लिए, उनका कंठ यहाँ पर नीला मिलेगा आपके लिए हमेशा, ठीक है। तो जब भी ओ औ वाँ जैसे ऑर्डर, तो उसमें ये देखें ये आता है आपका, आता है ये वाला, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप समझ चुकी हैं। अगली हम बात करेंगे मूर्धा की, ये वाली देखो। तो ऋषि और टा वर्ग अपन ने पढ़ा था। तुम अब देखो हमने जब पढ़ा था कि कब तुम मुझे देने आओगे, ये देखा था आपने, ठीक है। तो कुछ उन्हीं वर्गों के लिए यहाँ पर रखा गया है, बाकी विशेष कुछ नहीं है। तालब्य देखें, तालब्य देखें, तालब्य में भी यहाँ पे ये तालब्य है, ये मूर्धा मतलब पास एक मुंह के अंदर के भाग हैं और जहाँ पे उनका स्पर्श होता है वहीं के लिए आपको बताया गया है। तो हमने इस प्रकार से हमारी जो है वर्णमाला के लिए पढ़ लिया है। तो आज हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं, कृपया आप सब लोग आराम से इनके लिए समझने का प्रयास करें और मैं इनका भी आपके लिए एक एक प्रश्न का आपके लिए विश्लेषण हम यहाँ पे करेंगे, उनके लिए समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त स्वर, ध्यान से पढ़ें, संयुक्त स्वर का एक उदाहरण है। हमने संयुक्त स्वर पढ़े थे, संयुक्त स्वर के लिए हमने जब पढ़ा था तो उसमें हमने 4 हमारे संयुक्त स्वरों के बारे में पढ़ा था। तो देखिए स्वर तो ई भी है, ऊ भी है, आ भी है और औ भी है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि संयुक्त स्वर कौन सा है। तो ना ये संयुक्त है, ना ये संयुक्त है, ना ये संयुक्त। तो सही कौन सा है अपना? ए, सॉरी दा, मतलब डी आंसर आपका सही है, ठीक है। कौन सा आंसर सही है आपका? दा। तो यहाँ पे एक बात क्लियर करना ज़रूरी है कि जैसे लिखा है ए, क्या लिखा है? ए लिखा है, ए, ऐ, ओ और औ, ये 4 लिखी हैं आपके सामने, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं एक बार इसके लिए समझ लें। तो जब भी छोटा आ और बड़ी ई मिलती है, क्या मिलती है? बड़ी ई मिलती है, तो क्या बनता है? ए। और जब छोटा आ प्लस ए मिलती है तो क्या बनता है? आई। और जब अपना छोटा आ और ऊ मिलेगी, क्या मिलेगा? छोटा ऊ, तो क्या बनेगा? ओ। पढ़ के देखें, ओ आ, इसे पढ़ो फिर इसे बोलो साथ में। इसके बाद में देखें आपने लिए औ बनाना है तो पहले लिख दें छोटा आ, फिर लिख दें इसके लिए, तो क्या बन जाएगा? आओ, मतलब 2 मात्राओं वाला, ठीक है। एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी इसके लिए हम शब्द में प्रयोग करेंगे या पद में, किस में? शब्द में प्रयोग करेंगे तो इसकी मात्रा आती है कितनी? 1 मात्रा आती है, अर्थात ऐसी मात्रा, ठीक है। लेकिन जब इसके लिए हम शब्द में प्रयोग करेंगे कितनी मात्रा आएंगी? 2। ये बात आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है स व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? बड़े आराम से समझने का प्रयास करें कि स व्यंजन, ये अपने जो अपने उष्ण संघर्षी व्यंजन होते हैं उसका ये प्रश्न पूछा गया है आपसे कि सा व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? सा, ठीक है। तो देखें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ठीक है। तो इसमें अब अपने लिए अपना आंसर बताना है क्या हो सकता है। तो देखें सा का उच्चारण स्थान होता है तालु, शा, शा शा शा, ठीक है। चलिए अगला देखें, तीसरा प्रश्न, वा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके लिए बताया है, ठीक है। तो क्वेश्चन है वा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसमें कौन 4 ऑप्शन दिए हैं आपके लिए, कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। तो तीसरे का आपका सही आंसर होगा दंत प्लस ओष्ठ। जब इसके लिए बोलेंगे
तो क्या बताया जाएगा आपके लिए, दंत प्लस ओष्ठ। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सा, ये वाला सा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्विगुण व्यंजन का उदाहरण है। ठीक है, तो देखें पहला क्वेश्चन अपना ऑप्शन है धा ना, दूसरा है ड़ा डा, तीसरा है ना ना, और चौथा है टा पा। इसमें अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, द्विगुण व्यंजन जो दो गुणों का काम करते हैं। ठीक है, तो अपना आंसर है जिनके लिए जिसके नीचे एक बिंदु होती है वो क्या है, द्विगुण व्यंजन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो गया, वाह। आंसर क्या है अपना, वाह। अगला क्वेश्चन है, शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है, छ छत्री, ज्ञा ज्ञानी, सा, मतलब तीसरा ऑप्शन है आपका ता, और धा। तो ध्यान दें, अपन ने जब इसके लिए पढ़ा था, जब हमने इसके लिए पढ़ा था तो आपके लिए बताया था मैंने कि चार हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, एक तो छा, ठीक है, देखिए एक तो ये होता है, एक ये होता है, और छत्र छ, चार हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। पहला होता है आपका छ, त्र, ज्ञा, और इसके बाद में होता है अपना र, ऋषि। कौन सा होता है, ऋषि। तो देखिए ऋषि होता है अपना एक, तो यहाँ पे हमारे लिए समझना है कि शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के बाद आता है। तो अपन छा के लिए देखते हैं सबसे पहले, तो छा किस किस से मिलकर बना होता है, का प्लस शा। ठीक है, इसके बाद में है आपका त्र। तो यहाँ पे त्रय का क्वेश्चन पूछा गया है कि ता के नीचे क्या आएगा, हलंत, रा। तो देखें इसकी जो वर्णमाला होगी, मतलब छत्रज्ञा की जो वर्णमाला होगी, छा की जो वर्णमाला होगी वो का के बाद में आएगी, त्रा की जो होगी वो ता के बाद में आएगी, और ज्ञा ज्ञानी जो होता है उसका आएगा जा के नीचे हलंत और वा। ये आपके शुद्ध हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा छठवां, ड़ा का उच्चारण स्थान क्या है। अब अपन ने जो पढ़ा था ना कि कब तुम मुझे देने आओगे, यहीं से वहीं से क्वेश्चन आया, कब तुम मुझे देने आओगे। तो देखें यहाँ पे का, खा, गा, घा, उड़ा, ये वो ही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका छठवीं का आंसर कंठ। ठीक है, कब, तो का फोर, का वाली जो लाइन होती है वो किससे आएगी, इससे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है। तो कौन सा व्यंजन ऊष्म देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑप्शन है रा, दूसरा है वा, तीसरा है शा, और चौथा है गा। तो सातवीं का आंसर क्या हो जाएगा, शा, क्योंकि कौन कौन से होते हैं, शा सा सा हा, 3 सा और 1 हा, ये क्या होते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। जब भी इन व्यंजन वर्णों को आप बोलोगे तो क्या होगा, उसमें एक ऊर्जा आपके शरीर के अंदर पैदा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शा, ये वाला आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वें का आंसर बताइए, का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से है। ठीक है, अब देखिए, अब अभी अपन ने इसके पहले भी एक और क्वेश्चन आया था, ये वाला, ये भी एक क्वेश्चन है। का वर्ण मतलब का वर्ग वाली जो पंक्ति होती है, का खा गा वाली, ये पूरी की पूरी किससे जाती है, बताइए। तो देखें, आ ओष्ठ, व कंठ, श नासिक, और द तालु। तो हमने पढ़ा था कि का
और कब तुम मुझे देने आओगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंठ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग के तृतीय व चतुर्थ व्यंजन कहलाते हैं। वर्ग के तृतीय मतलब तीसरा और चतुर्थ। अब यहाँ पे अपने लिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ग के तृतीय मतलब द्वितीय और चतुर्थ क्या कहलाते हैं। ठीक है, ये बात आपके लिए देखनी है। तो देखें, द्वितीय मतलब 2 और चतुर्थ मतलब 4। तो हमने कोड पढ़ा था 24 बराबर महाप्राण। क्या पढ़ा था, 24 बराबर महाप्राण मतलब वर्ग का, चा, टा, ता, पा, ये वर्ग हैं अपने। ठीक है, इन वर्गों में अलग अलग ध्वनियों का अल्पप्राण महाप्राण। तो देखें, इसकी यदि हम बात करें तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं। तो पहला है आपका महाप्राण, दूसरा अल्पप्राण, तीसरा अंतस्थ और चौथा ऊष्म। तो पहले महाप्राण की हम बात कर लेते हैं। महाप्राण वर्ग के देखें 1 2 3 4 5 प्राणत्व के आधार पर हमने जब व्यंजनों को पढ़ा था तो प्राणत्व का मतलब होता है हवा से। किससे होता है, हवा से। तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या कहलाती हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण मतलब वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में या जिनकी बोली में मुख से या फेफड़ों से ध्वनि हवा कम निकले। प्राण मतलब क्या, हवा। ठीक है। और यदि हम दूसरे और चौथे की बात करें, ठीक है, इसके लिए यहाँ समझें, तो ये क्या होगा आपका महाप्राण। तो इसमें यदि अपने ऑप्शन में महाप्राण दिया है तो अपना सही आंसर है। ठीक है, तो देखें महाप्राण। अल्पप्राण कौन से, 135। महाप्राण कौन से, 24। अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके या, रा, ला, वा। या क्या होते हैं, या, रा, ला, वा। तो इसमें तो दिया ही नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, सा 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 हा छत्र, सॉरी सा 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 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है वो क्या कहलाती हैं या उन्हें क्या कहती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दें, जिन ध्वनियों से संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहती हैं। तो वो क्या कहलाती हैं आपकी, प्रतिध्वनि कहलाती हैं, भाषा कहलाती हैं, वाणी कहलाती हैं या वर्ण कहलाती। देखो शब्द की बात चल रही है यहाँ पे, शब्द की। प्रतिध्वनि मतलब ध्वनि की ध्वनि प्रतिध्वनि होती है, भाषा एक अलग चीज़ है, वाणी एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे एक उत्तर अपने लिए बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसका नाम क्या है, दा आपका आंसर है और वर्ण। ठीक है ना। चलिए अगला देखें, 11वां, ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान मतलब ये कहाँ से बोले जाते हैं, कहाँ से बोले जाते हैं, ए और ऐ। तो देखें, कंठोष्ठ से बोले जाते हैं, कंठ तालु से बोले जाते हैं, या तालु से बोले जाते हैं, या ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो आप बताइए कहाँ से बोले जाते हैं। तो ये बोले जाते हैं कंठ तालु से। बोल करके देखें, ए ऐ बोले। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है। 10, 12, 11 और 7। हमने पढ़ा था स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। कितनी है, 11। कितनी है, 11। कितनी है, 11। इसका आंसर ये है सा वाला। तो 11 कौन कौन सी होती हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए, ऐ, ओ, औ, बस यहाँ तक। ये क्या होते हैं आपके 11। और आयोग बाहों के लिए शामिल कर लिए जाए तो उनकी संख्या 13 हो जाती है। लेकिन पीईबी ने मतलब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इनके लिए 11 ही माने हैं। आप भी ऐसा याद रखें। ठीक है। देखें, हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। हिंदी
मानक वर्णमाला में कुल, मानक का मतलब है जो पूरे भारतवर्ष या पूरे विश्व में जिसकी मान्यता हो वो मानक है। ठीक है, तो 50 हैं या 51 है या 52 है या 53 है। ठीक है, चलिए, तो कितने हैं? 52, अपन ने ऐसा पढ़ा था। कितने हैं? 52। चलिए अगला है, अंतस्था व्यंजन की संख्या कितनी है? अंतस्था व्यंजन की संख्या कितनी? अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है, 5 है, 4 है, 2 है, 6 है। तो कितनी है इसकी संख्या? 4। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, हमने कल इनके बारे में पढ़ा भी था, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो के लिए ज़रूर देखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 4 में किया गया है, 2 में किया गया है, 3 में या 5 में? तो देखें 2 हैं हिंदी वर्णमाला में। दो प्रश्न आपके यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है ये। तो पहला होता है आपका स्वर और दूसरा होता है आपका व्यंजन। हमने इन्हीं के लिए पढ़ा है अभी तक। ठीक है, पहला कौन सा? स्वर, और दूसरा कौन सा? व्यंजन। तो देखें यहाँ पे, तो देखें आपका आंसर होगा वाह। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, ड, व, न, न और मा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो हमने पहले ही, अभी इससे पहले ही पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले ही, कि इसका जो आंसर होगा आपका आ होगा या वा होगा या शा होगा या दा होगा। तो इसका आंसर है नासिका। मतलब ये पंचमाक्षर कहलाती हैं, वर्णमाला के पंचमाक्षर इनके लिए बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 17, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है, 25 है, 27 है या फिर 24 है? तो ध्यान दें, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25। अब वो कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं अपने? का से लेकर माँ तक, ये क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन। और जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं, तो इन वर्णों के उच्चारण में वायु हमारे शरीर मुख के किसी विशेष अंग से घर्षण करती हुई निकलती, इसलिए इनका नाम क्या है? स्पर्शी व्यंजन। ये देखो, ये लिखा है सामने, स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन। चलिए 6 वर्ण है, स्वर है, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है या स्पर्श व्यंजन है? देखो स्वर तो है नहीं, तो ये भी आंसर गलत। व्यंजन है, व्यंजन तो है लेकिन कैसा है? ठीक है, स्पर्शी व्यंजन है तो नहीं है। तो व्यंजन तो है लेकिन कैसा है वो? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है ना, क्योंकि का और सा से मिलकर क्या बनता है? छा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, 19 नंबर का क्वेश्चन, स, स, ह कैसे व्यंजन है? तो प्रकपी व्यंजन है। प्रकंपी का मतलब है कि जिनको बोलने में आप कपने लगती हो, कंपन करती हैं। स्पर्शी व्यंजन है, तो स्पर्शी व्यंजन हमने पढ़े थे कौन से हैं? का से लेकर कहाँ तक? माँ तक। ठीक है, और अगला है संघर्षी या स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी का मैं आपके लिए बता दूं, पिछली बार इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन प्लाटून कमांडर की परीक्षा में पूछा गया था। तो संघर्षी वर्ण कैसे? जिनके उच्चारण में वायु किसी विशेष स्थान से टकराती हुई निकले और एक गर्मी पैदा करे, ऊष्मा पैदा करे, ऊर्जा पैदा करे, वो क्या कहलाते हैं? संघर्षी। इन वर्णों के लिए आप यदि बार बार बोलते रहोगे तो आपके शरीर में एक ऊर्जा या आपकी ऊष्मा जैसी कुछ पैदा होने लगता है। ठीक है ना। इसके बाद हम देखें स्पर्श संघर्षी। अब ये स्पर्श शब्द कहाँ से है? का से लेकर जो मातक वर्ण है उनमें आपके लिए एक वर्ग मिलता है। कौन सा? चा वर्ग मिलता है। कौन सा वर्ग मिलता है? चा वर्ग। तो चा वर्ग ही आपका क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, और ये परीक्षा में पीईबी में पूछा भी जा चुका है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है का, जा, का, गा, जा और फा
ध्वनियाँ किसकी हैं? क्वेश्चन है 20वें नंबर का, क, ग, ज और पा ध्वनियाँ किसकी हैं? ठीक है, तो देखें संस्कृत की हैं या फारसी अरबी की हैं, अंग्रेजी की हैं या दक्षिण भाषाओं की। ठीक है, अब जिनके नीचे देखें आप, सबके नीचे को नुक्ता रखा है, मतलब बिंदु दिख रहा होगा आपके लिए। इसके लिए उर्दू में क्या बोलते हैं? नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता बोलते हैं। ऐसा दिख रहा होगा आपके लिए, लेकिन बिंदु, ये फा है आपका, तो इसके नीचे बिंदु है। तो हमने हिंदी में तो केवल एक में ही देखा है, डा में होगा या फिर डा में। इन दो में से इसमें तो है नहीं, मतलब समझने का प्रयास करें कि डा और डा, इन दोनों में से तो ये है ही नहीं। तो संस्कृत और हिंदी तो लगभग सेम है। तो देखें अपना पहला क्वेश्चन, पहला आंसर, अपना पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखें अरबी, फारसी और अरबी, दक्षिण भाषाओं का इसमें कोई रोल नहीं है, तो अंग्रेजी में ये है नहीं। ठीक है ना, तो ये ध्वनियाँ, ध्वनियाँ मतलब क्या? वर्ण। क्या होती हैं? वर्ण। तो अरबी और फारसी आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 21 नंबर का क्वेश्चन देखें, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन अपन ने अभी हाल पढ़ा था कि कब तुम मुझे देने आओगे, ये पढ़ा था अभी। तो देखें 21 नंबर का आंसर कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो देखें गा और घा, ये क्या है? कंठ तालव्य है। ये क्या है? तालु के हैं। और ये क्या है? मूर्धा के। ठीक है, तो आपका 21 का आंसर हो जाएगा शा। आगे देखें 22 नंबर का क्वेश्चन, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन जो मिल करके बना है। तो देखें आ, वा, शा या दा, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञा, मतलब ये वा वाला आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 23 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ध्यान दें, क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, मतलब कौन सा व्यंजन ऐसा है जिसके लिए दंत से नहीं बोला जाता। ठीक है ना, तो देखें 23 नंबर का आपका आंसर है, कौन सा है बताइए? आ है या फिर वा है या फिर दा है या फिर टा है। तो देखें दंत नहीं मतलब दांत से उसे नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर है टा। कब तुम मुझे देने आओ, जब उसके लिए आप देखोगे तो इसमें दंत नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखें 24 नंबर, घा का उच्चारण स्थान क्या है? घा का उच्चारण स्थान क्या है? तो 24 का आंसर बताइए, मूर्धा है या कंठ है या तालु है या दंत है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वा, कंठ, क्योंकि का, खा, गा, घा ये उसमें आ रहा है आपका। अगला क्वेश्चन है निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? ये व्यापम में इतना ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, पिछली परीक्षाओं में आपसे बिल्कुल पूछा गया है। द्वित्व का मतलब कुछ नहीं है, द्वित्व का मतलब है कि उस वर्ण की पुनरावृत्ति हो गई होगी। अब यहाँ पे ध्यान दें, आ क्वेश्चन है, मतलब आ आपका ऑप्शन है पुनः, इसमें कहीं पे आपके लिए दो वर्ण एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इलाहाबाद इसमें भी नहीं है। सा, इसमें जरूर ला की पुनरावृत्ति, मतलब दो बार आ रहे द्वित्व। इससे ता को हटा दो तो पढ़ो अब द्वि, द्वि मतलब क्या? दो, तो दिल्ली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 28 नंबर का क्वेश्चन है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो जा और वा। अब ध्यान दें, ये चारों, दो वा और आ एक जैसे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें इस जा में हलंत नहीं लगा यहाँ पे, और इस जा में लगा है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? जा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ण के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? देखें, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपके लिए कि वर्ण के मतलब वर्ण के स्थान पे ये वर्ग है, वर्ग।
वर्ग के प्रथम मतलब 1, तृतीय मतलब 3 और पंचम मतलब 5। तो 135 बराबर अल्प प्राण। तो देखें इसमें अल्प प्राण दिया है क्या आपका ऑप्शन में? महाप्राण तो नहीं है, अल्प प्राण। अंतस्थ व्यंजन होते नहीं है इसमें, अंतस्थ व्यंजनों के लिए अलग से ऊष्म व्यंजन भी अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर। मूल स्वर कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ठीक है। अब जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे वो आपकी मूल स्वर नहीं, ये आपकी मूल स्वर है। तो मूल स्वर हो क्या? नहीं। घोष वर्ण है क्या? घोष का मतलब होता है एक प्रकार का नाद होना, जिनके लिए बोलने में नाद हो। तो देखें 28 नंबर का आंसर है आपका संयुक्त वर्ण, या संयुक्त व्यंजन भी बोल सकते हैं इसके लिए, क्योंकि व्यंजन भी तो है इसमें। 29 नंबर का क्वेश्चन है। 29 नंबर का क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन सा वर्ण व्यंजन है? इनमें से कौन सा वर्ण व्यंजन है? आ एक स्वर है, ऊ एक स्वर है, ई एक स्वर है, और सा क्या है? माँ एक व्यंजन है। और व्यंजन कैसे वर्ण है? जिनके उच्चारण में बोलने में किसी स्वर की आवश्यकता हो, वो व्यंजन कहलाते हैं। तो साथियों आज हमने 29 क्वेश्चनों के लिए हल किया। हम 100 क्वेश्चन के लिए लगाएंगे, मतलब 30 क्वेश्चन करके लगाएंगे। तो यदि आपके लिए हमारा ये पेपर सेट लगाना अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, वीडियो के लिए शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अब हम अगला जो वीडियो लेकर के आएंगे उसमें 30 से लेकर के 65 तक सवाल क्वेश्चन आपके लिए बताए जाएंगे, और उससे अगली वीडियो में 66 से 100 तक के सवाल आपके लिए बताए जाएंगे क्वेश्चन, वो भी हिंदी से संबंधित, ठीक है ना। चलिए, तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छा आपके लिए लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।